गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलेंगे सीधा क्लास की तरफ। और लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे बच्चों, किस चैप्टर के? पोएट्स एंड पैनकेक्स चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, उनको आज की क्लास में भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। पोएट्स एंड पैनकेक्स आपका चैप्टर चल रहा है बच्चों, ठीक है। एक बार फटाफट से प्रीवियस क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे और हम अपने नए क्वेश्चंस को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में क्या क्या क्वेश्चंस देखे थे? पहला क्वेश्चन आया था बच्चों जिसमें कि हमें कुछ वर्ड्स गिवन थे, उनके मीनिंग्स को हमें एक्सप्लेन करते हुए बताना था, ठीक है। तो पहला वर्ड था ब्लू ओवर। ब्लू ओवर का मतलब होता है जब कोई इंसान गुस्से में आकर बोलते हैं ना, गुस्से में फट गया, उसका गुस्सा फूट पड़ा, ठीक है, तो उसी को कहेंगे ब्लू ओवर। गिव अ लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म और एक्यूजेशन। गुस्से में आकर किसी को बहुत बड़ा बुरा भला सुना देना, उसको कहते हैं बच्चों ब्लू ओवर। नेक्स्ट था वॉस्ट्रकडम। स्ट्रकडम का मतलब होता है जब आप किसी चीज को जान करके सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं, तो आप स्पीचलेस हो जाते हैं, कुछ भी बोल नहीं पा रहे होते, दैट इज कॉल्ड स्ट्रकडम। थर्ड था बच्चों आपके पास कैटापल्टेड इनटू। इसका मतलब होता है कि आप टू शूट फोर्थ और लॉन्च, या फिर आगे बढ़ना और लॉन्च करना किसी चीज के लिए। फोर्थ आ जाता है बच्चों अ कोट ऑफ मेल। कोट ऑफ मेल मैंने बताया था बच्चों लास्ट क्लास में कि कोट ऑफ मेल होता है इस तरह का कोट जिसमें क्या होती है, लॉन्ग चेन्स होती है, इंटरलिंक्ड रिंग्स होती हैं और मेटल प्लेट्स रहती हैं। फिफ्थ था बच्चों प्लेड इनटू देयर हैंड्स। प्लेड इनटू देयर हैंड्स यानी कि अपने ही दुश्मनों को क्या कर देना, एक एज दे देना, यानी कि कोई भूल कर देना जिसका फायदा आपके ओपोनेंट्स उठा सकते हैं। अगला पॉइंट था द फेवरेट हॉन्ट। द फेवरेट हॉन्ट का मतलब है वो फेवरेट जगह जहाँ पे आपको बार बार जाना पसंद होता है, द प्लेस यू फ्रीक्वेंटली विजिटेड। लास्ट है बच्चों हर्ड अ बेल रिंगिंग, यानी कि आपको जब कोई पुरानी मेमोरी अचानक से याद आ जाती है तो उसे कहते हैं हर्ड अ बेल रिंगिंग। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था उसमें कहते हैं व्हाट डज द राइटर मीन बाय फेयरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। कि फेयरी मिजरी क्यों कहा गया उन लोगों के लिए जिनको मेकअप किया जाता था। तो हमें बताया जाता है बच्चों जो जेमिनी स्टूडियोज का जो मेकअप रूम था वहां पे क्या होता था, इट लुक लाइक अ हेयर कटिंग सैलून। हेयर कटिंग सैलून की तरह वो लगता था। वहां पे बहुत सारे मिरर्स हुआ करते थे और इनकेंडेंसेंट लाइट्स रहती थी, और उन लाइट से क्या होती थी बच्चों, हीट एमिट होती थी, बहुत ज्यादा गर्मी बाहर निकलती थी, जिस वजह से जिस व्यक्ति का मेकअप किया जा रहा होता था उसे बहुत ज्यादा हीट महसूस होती और उसके लिए वो क्या होता था, एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन रहती थी, इसलिए कहा गया है फेरी मिजरी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आ जाता था व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन का उदाहरण क्यों कहा गया है जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट को? तो मेकअप डिपार्टमेंट को राष्ट्रीय एकता का, नेशनल इंटीग्रेशन का एग्जांपल इसलिए कहा गया था बच्चों क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रीजन से लोग आके काम कर रहे थे, रिलीजियस ग्रुप्स के लोग यहाँ पे थे। जैसे कि हमें फिर एग्जांपल देके समझाया गया कि यहाँ पे जो इस डिपार्टमेंट को हेड कर रहे थे वो एक बंगाली थे, उसके बाद वहाँ पे एक महाराष्ट्रियन आए थे, और कैनेडियन, आंध्रा, मद्रास, और यहाँ तक कि क्रिश्चियन और एंग्लो बर्मीज लोग भी वहाँ पे एक साथ मिलकर के काम कर रहे थे, और वहाँ की लोकल तमिल्स लोग भी वहाँ पर थे, तो इसलिए कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीय एकता का ये उदाहरण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो। कि ऑफिस बॉय का जेमिनी स्टूडियोज में क्या काम हुआ करता था, व्हाई डिड ही, और लेकिन शुरुआत में उसने ये स्टूडियो क्यों ज्वाइन किया था और वो अपने काम से क्यों निराश था। तो ऑफिस बॉय का काम क्या हुआ करता था बच्चों की जो क्राउड वाला वर्क होता था, जब कभी भी मूवी के दौरान कुछ ऐसा सीन होता था, आउटसाइड सीन होता था जहाँ पे भीड़ भी इकट्ठा होती थी, तो भीड़ का मेकअप करने का काम कौन करता था, ऑफिस बॉय किया करता था। ठीक है बच्चों, उसमें बताया गया हमें कि किस तरह से वो मेकअप करता था। उसके पास एक जाइंट वेसल होती थी जिसमें से कि वो क्या करता था बच्चों, मेकअप को लेकर के लोगों के मुंह पे बहुत सारा मेकअप लगाया करता था। और फिर हमें बताते हैं कि उसने स्टार्टिंग में स्टूडियोज इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि वो कभी भी ऑफिस बॉय नहीं बनना चाहता था, बल्कि वो बनना चाहता था बच्चों एक एक्टर, एक स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर और लिरिसिस्ट। ठीक है, इनमें से कुछ ना कुछ वो बनना चाहता था, और उसके पास टैलेंट भी था, लेकिन जेमिनी स्टूडियो ने कभी भी उसके टैलेंट की कदर नहीं करी और उसको ऊपर नहीं बढ़ने दिया। इस वजह से वो हमेशा डिसअपॉइंट रहता था, और साथ ही साथ वो ये भी कहता था कि जो जेमिनी स्टूडियो का डिपार्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ बार्बर्स और परवर्ट्स यानी कि बुरे लोगों के लिए ही बना हुआ है। ठीक है बच्चों, यहां तक आप सभी को क्लियर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स व्हाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियोज। कि ऑथर को देख करके बाकी लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि ऑथर स्टूडियो में कोई भी काम नहीं करता है। तो ऐसा इसलिए लगता था बच्चों क्योंकि उसके लिए हमें जानना होगा कि आखिर ऑथर क्या काम करता था। द ऑथर वाज टू कट
न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को काटता था न्यूज़पेपर से और उनको अपनी फाइल में स्टोर करके रखता था। जब दूसरे लोग ये सारी चीजें देखते थे तो उन्हें लगता था ही सीम टू बी जस्ट डूइंग टीयरिंग न्यूज़पेपर्स, उन्हें लगता था कि ये सिर्फ और सिर्फ पूरा दिन भर न्यूज़पेपर ही फाड़ता रहता है एंड ही डज नॉट क्वालिफाई एज वर्क, और उस काम को वो वर्क ही नहीं मानते थे, इसलिए सब ये सोचते थे कि जो ऑथर है वो कोई काम नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट, व्हाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहता था, व्हाई डिड ही शो हिज एंगर ऑन, और क्यों वो अपना, किस पर वो अपना जो एंगर है वो दिखाता था, यानी गुस्सा है वो किसको शो करता था। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ऑफिस बॉय इसलिए फ्रस्ट्रेटेड रहता था क्योंकि वो कभी भी ऑफिस बॉय नहीं बनना चाहता था। ही वांटेड टू बिकम एन एक्टर, अ स्क्रिप्ट राइटर, अ डायरेक्टर और अ लिरिसिस्ट, और उसके पास इन सब चीजों का टैलेंट भी था, वो काफी पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन जेमिनी स्टूडियोज में कभी भी उसके इस टैलेंट की कदर नहीं की गई, ठीक है बच्चों, और उसको हमेशा एक ऑफिस बॉय ही बना के रख दिया गया। इस बात के लिए वो हमेशा निराश रहता था, गुस्सा रहता था, और वो सबको क्या कहता था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बार्बर्स और परवर्ट्स ही लोग ही आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि बुरे लोग ही आगे बढ़ सकते हैं। और वो अपना गुस्सा किस पे निकालता था बच्चों, ऑथर पे निकालता था, क्योंकि ऑथर, उसको ऐसा लगता था कि पूरा दिन भर बैठ के सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर काटता रहता है, तो वो आके उसको बुरा भला सुना के चला जाता था, ठीक है बच्चों। लेकिन वाकई में देखा जाए तो उसको गुस्सा सबसे ज्यादा किस पे आता था, उसे गुस्सा आता था बच्चा कोठामंगलम सुब्बू पे। कोठामंगलम सुब्बू के बारे में हम जानते हैं, ये जो सेकंड रैंक पे थे जेमिनी स्टूडियोज में, और उनपे इसलिए गुस्सा आता था, उसे लगता था कि ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड रैंक पे है अपने, इसकी वजह से बच्चों की एक हायर कास्ट का, अपर कास्ट का इंसान है, ब्राह्मण है, इस वजह से इसको क्या करा गया, एक अच्छी पोस्ट दी गई है, बल्कि उसे ये लगता था कि ये मुझसे कम एजुकेटेड है और मेरे पास इससे ज्यादा टैलेंट है। तो इस चीज का गुस्सा वो ऑथर पे निकाला करता था। क्लियर है बच्चों। अगला क्वेश्चन था कि सुब्बू का प्रिंसिपल कौन था, तो सुब्बू का प्रिंसिपल बॉस को अपना प्रिंसिपल मानते थे। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज मेनी साइडेड जीनियस, सुब्बू को एक मेनी साइडेड जीनियस बताया गया है। आखिर ऐसी क्या क्वालिटीज थी उनको मेनी साइडेड सुब्बू, मेनी साइडेड जीनियस कहने की। तो सुब्बू एक मल्टी डिसिप्लिनेरियन पर्सन थे। मल्टी डिसिप्लिनेरियन बच्चों यानी कि जो बोलते हैं ना मल्टी टैलेंटेड या फिर मल्टी टास्किंग पर्सन, जो एक वक्त में बहुत सारे काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे बखूबी रूप से उन कामों को निभा सकते हैं। वो हर तरह की सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे देते थे डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, ठीक है, कि कोई सीन समझ नहीं आ रहा होता था कि किस तरह से परफॉर्म करना है, तो नए नए आइडियाज लेकर के आ जाते थे। क्लियर। और हमेशा खुश रहते थे, मूवी चाहे उनकी फ्लॉप हो हिट हो जो भी हो, वो हमेशा एक चेयरफुल इंसान यानी कि जो खुश मिजाज इंसान होता है उसकी तरह रहते थे। एक अच्छे एक्टर थे, एक बहुत अच्छे पोएट यानी कि कवि थे, और बहुत ही अच्छे नोवेलिस्ट यानी कि उपन्यासकार भी वो थे। तो इतने सारी क्वालिटीज उनके अंदर थी, इस वजह से उन्हें कहा गया मैनी साइडेड जीनियस। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स हमारे सामने, व्हाई वाज द लीगल एडवाइजर रेफर टू एज द ऑपोजिट बाय अदर्स। जो लीगल एडवाइजर आपको याद होगा जेमिनी स्टूडियोज में जो वर्क करता था बच्चों, उसको सब उसके काम के अकॉर्डिंग उसको ऑपोजिट क्यों कहा करते थे, तो इसलिए कहा करते थे क्योंकि वो स्टोरी डिपार्टमेंट में एज अ लीगल एडवाइजर था, लॉयर था, ठीक है, हम कह सकते हैं वकील था वो। दो लीगल एडवाइजर होने के बावजूद उसे लीगल मैटर्स पे काम करना चाहिए था, पर उसने क्या काम किया बच्चों, वो एक दिन स्टूडेंट्स क्या करता है कि जब एक एक्ट्रेस गुस्से में प्रोड्यूसर के बारे में और डायरेक्टर के बारे में बहुत बुरी चीजें बोल रही होती है, तो वो उस सीन को रिकॉर्ड कर देता है कैमराज में, ठीक है, और जिस वजह से उस एक्ट्रेस का करियर खत्म हो जाता है। तो इस वजह से लोगों को लगता है कि ये लीगल एडवाइजर कम है और ये दूसरों का करियर खत्म करने वाला इंसान ज्यादा है, इसलिए उसको इस तरह से कहा जाता था बच्चों की, अपोजिट ही हमेशा उसको समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट मेड द लॉयर स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स एट जेमिनी स्टूडियो। कि जेमिनी स्टूडियो में स्टैंड आउट का मतलब होता है बच्चों जो अलग होना, ठीक है, तो लॉयर सभी से अलग किस वजह से था, तो सबसे मेन चीज है बच्चों उसकी कॉस्ट्यूम, उसकी वेशभूषा, जो कपड़े, अपीयरेंस जिसे हम कह सकते हैं। ही वॉज डिफरेंट बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस, क्योंकि वो बाकी सब, आपको याद होगा वहां पे गांधी जी से बहुत ज्यादा क्या थे, प्रभावित थे। they were influenced by Gandhi ji a lot, therefore they used to wear धोती कुर्ता एंड धोती, खादी, खादी धोती एंड खादी शर्ट, या फिर खादी कुर्ता कह सकते हैं हम। तो खादी के कपड़े पहनते थे, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ जो लॉयर था वो पहनता था बच्चों पैंट्स एंड शर्ट और टाई, और कभी कभी वो कोट भी पहना करता था। तो इस वजह से वो थोड़ा अलग था, और साथ ही साथ उसका सोचने का तरीका भी अलग था। बाकी लोग बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच होके डिसीजंस लिया करते थे, लेकिन वो डिसीजन लेता था बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, तर्क के आधार पर वो बातें करता था, इवन अपने डिसीजंस भी लिया करता था। डिड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियोज हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशंस। क्या जेमिनी स्टूडियोज में काम करने वाले लोगों का कोई
राजनीतिक झुकाव किसी पार्टी की तरफ या फिर किसी विचारधारा की तरफ था या नहीं था, ये हमें बताना है। तो इसमें हम जानते हैं बच्चों, पीपल एट जेमिनी स्टूडियो डिड नॉट हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशन, उनका कोई पर्टिकुलर झुकाव नहीं था किसी पार्टी या फिर किसी विचारधारा के लिए। लेकिन हाँ, इतना हम जरूर मानते हैं कि वो जो लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे गांधी जी और गांधी जी के विचारों से। नॉन वायलेंस और अहिंसा, अहिंसा और सत्य, सत्य अहिंसा के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उन्हीं को फॉलो करते थे। लेकिन साथ ही साथ वो कम्युनिज्म यानी कि समाजवाद को एक बहुत बुरा मानते थे समाज के लिए, अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, जिसको कि वो गलत वे में भी परसीव कर रहे होते थे, गलत अज्यूम कर रहे होते थे समाजवाद को, और समाजवादी लोगों को वो गलत वे में लेते थे। ठीक है बच्चों। Why was the moral rearmament army welcomed at the studio? moral rearmament आर्मी को आपको याद होगा स्टूडियो में बुलाया गया था, तो आखिर क्या कारण था उन्हें बुलाने का? तो फ्रैंक बुचमैन्स, ये आर्मी किसकी थी बच्चों? फ्रैंक बुचमैन्स की मोरल रिआर्मेंट आर्मी थी। उसको वेलकम किया गया था स्टूडियो में। उसके पीछे का रीजन था बच्चों पॉलिटिकल एसोसिएशन, क्योंकि इनकी जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थी बड़े बड़े नेताओं से और बड़े बड़े पावरफुल लीडर से इनकी एसोसिएशन थी, यानी कि जान पहचान थी, इसलिए इनको बुलाया गया ताकि इनको भी थोड़ा फेवर मिल सके। द पीपल एट द जेमिनी स्टूडियोज वर अवर्स टू कम्युनिज्म, क्योंकि जो जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे हम जानते ही हैं, भले ही उनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन ना हो, बट दे वर अगेंस्ट द कम्युनिज्म, वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे, एंड हेंस वर रेडी टू पे होस्ट टू द एमआरए। और उन्हें पता था कि एमआरए भी कम्युनिस्ट के अगेंस्ट ही है, इसलिए वो एमआरए को क्या करते हैं बच्चों? होस्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टूडियो पीपल हार्डली हैड एनी ऑक्यूपेशन एंड सफर्ड फ्रॉम बोर्डम। द एमआरए केम एज अ वेलकम चेंज टू देयर मोनोटोनस डेज एट द स्टूडियो, क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे स्टूडियो में जो लोग थे उनका हमेशा का सेम ही रूटीन था और वो अपने काम से बहुत ज्यादा बोर भी होने लगे थे। तो उन्हें ऐसा लगा था कि अगर इस तरह से हम किसी को होस्ट करते हैं, कुछ लोग आते हैं वहाँ पे, तो कुछ नई गतिविधियां होगी स्टूडियो में, तो इस वजह से जो हमारा बोर्डम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बोरियत थोड़ी सी कम हो जाएगी। इस वजह से वो उनको बहुत ही अच्छे दिल से वेलकम करते हैं वहाँ पे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये सारे क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे, एंड टुडे हम जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए अपने स्क्रीन पे। Name one example to show that Gemini Studio was influenced by the plays staged by the MRA। ठीक है, हमें बताना है कि जो MRA वहां पे अपने प्ले परफॉर्म करके गई थी, क्या जेमिनी स्टूडियो के लोग उनसे इन्फ्लुएंस हुए? क्या उन्होंने उनसे कुछ सीखा और अपने प्लेज में भी उन्हें लाने की कोशिश करी? तो हम ये जानते हैं बच्चों, हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा ही था। उसमें हमने देखा था कि जब मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी इंक्लूडेड सीन्स ऑफ सनसेट एंड सनराइज, ठीक है, जो मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी थी वो कौन से सीन्स को अपने मूवीज में इंक्लूड करने लग गई? सनसेट और सनराइज के सीन वो अपने उसमें इंक्लूड करते हैं, प्लेज में इंक्लूड करते हैं। और इन्होंने ये चीज कहाँ से सीखी थी? जब एमआरए आए थी तो उन्होंने जो जॉथम वैली नाम का एक प्ले देखा था, वहां पे उन्होंने देखा था सनसेट और सनराइज वाला सीन, उसको वो अपने प्लेज में कॉपी करने लग जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देयर प्लेज, यहाँ तक कि हर प्ले में ही वो उसको कॉपी कर रहे होते थे। दिस शोज हाउ द प्लेज स्टेज्ड बाय एमआरए इन्फ्लुएंस जेमिनी स्टूडियोज। इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्ले एमआरए वहां पे परफॉर्म करके गए थे, जेमिनी स्टूडियोज के लोग उससे इन्फ्लुएंस हुए, यानी कि इन्फ्लुएंस का मतलब होता है बच्चों प्रभावित हुए थे। ऐसा नहीं है कि उसने कोई प्रभाव उन पर नहीं डाला, वो भली भांति उससे प्रभावित हुए। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज? बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, हम सभी को पता है कि जेमिनी स्टूडियो के बॉस का नाम क्या था? मिस्टर एस एस वासन। ठीक है, मिस्टर एस एस वासन जो थे वो जेमिनी स्टूडियोज के क्या थे बच्चों? बॉस थे। ठीक है, तो नोट कर लो फटाफट और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने। What caused the lack of communication between the Englishman and the people at Gemini Studios? आपको याद होगा बच्चों, जेमिनी स्टूडियोज में एक बार क्या होता है, एक इंग्लिशमैन आता है। ठीक है, एमआरए की बात है, एमआरए तो आती ही है वहाँ, लेकिन उसके बाद एक इंग्लिशमैन को भी इंग्लैंड से वो क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं एज अ गेस्ट। ठीक है, और फिर वो आता भी है। भले ही ये बात हमेशा के लिए मिस्ट्री रह गई कि वो क्यों इनवाइटेड था, क्या उसका आने का पर्पस था और वो क्या कहकर गया। क्या कहकर गया है ये इसलिए समझ नहीं आया वहां के लोगों को, उसके पीछे का ही रीजन हमसे पूछा जा रहा है कि जो वो कम्युनिकेट कर रहा था वहां के लोगों से, स्पीच दी उसने, वो लोगों को समझ क्यों नहीं आई, लोग उसकी बात को क्यों नहीं समझ पाए। तो आंसर देख लेते हैं बच्चों इसका। द एक्सेंट ऑफ स्टीफन स्पेंडर, उस इंग्लिशमैन का नाम क्या था बच्चों? स्टीफन स्पेंडर था उसका, जो इंग्लैंड से आया था। तो मुख्य कारण जो था बच्चों उसकी बात ना समझ आने का, दैट वाज एक्सेंट। ठीक है, आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स का जो ब्रिटिश एक्सेंट होता है
और हम इंडियंस, उनको शायद वो समझने में प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है। तो उसका एक्सेंट नहीं समझ पाए थे, वाज द मेन कॉज ऑफ द लैक ऑफ कम्युनिकेशन। यही मुख्य कारण था कि कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे जेमिनी स्टूडियो के लोग और स्टीफन स्पेंडर एक दूसरे से आपस में, बिटवीन हिम एंड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियोज। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेकिन उसके बावजूद एक और चीज थी, द पीपल डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट ही वाज टॉकिंग। लोगों को नहीं समझ आ पा रहा था कि जो स्टीफन स्पेंडर है वो आखिर किस बारे में, किस विषय पर बात करना चाह रहा था, ठीक है। तो ये चीज उनको समझ नहीं आई, वो टॉपिक ही उनको समझ नहीं आया, इसलिए लैक ऑफ कम्युनिकेशन उन लोगों के बीच में हुआ। तो इस क्वेश्चन को भी नोट करेंगे स्टूडेंट्स, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बच्चों, व्हाई इज द इंग्लिशमैन्स विजिट रेफर्ड टू एज एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। जो इंग्लिशमैन की विजिट थी, यानी कि वो आता है जेमिनी स्टूडियोज में, उसको हमेशा से एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री क्यों माना गया, उसको एक रहस्य क्यों माना गया। रहस्य इसलिए माना गया क्योंकि जेमिनी स्टूडियो के लोगों को ये कभी भी पता नहीं लग पाया कि आखिर उस इंग्लिशमैन यानी कि स्टीफन स्पेंडर के आने का उद्देश्य क्या था, ठीक है। वो कभी जान नहीं पाए इस बात को, तो इसलिए हमेशा एक रहस्य ही बन के रह गया। इसका आंसर जान लेते हैं। द इंग्लिशमैन्स विजिट टू जेमिनी स्टूडियोज इज रेफर टू एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। बच्चों ये सारा का सारा फर्स्ट लाइन जो है वो आपकी क्वेश्चन से ही है, उसके बाद से आपका जो आंसर है वो स्टार्ट होता है बिकॉज से। बिकॉज नो वन कुड डेसिफर हिज आइडेंटिटी। डेसिफर का मतलब होता है बच्चों डिकोड कर पाना, पता लगा पाना, ठीक है। वो इस बात को पता ही नहीं लगा पाया कि जो ये व्यक्ति है ये कौन है। सब लोग गैस करते रह गए उसकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होता है बच्चों पहचान। कोई उसकी पहचान पता नहीं लगा पाया, सब सिर्फ गैस करते रह गए कि शायद ये एक पोएट यानी कि कवि हो सकता है, या फिर ये एक एडिटर हो सकता है किसी बड़े न्यूज़पेपर या मैगजीन का। Besides, when he spoke, no one at the studio understood what he intended to say. और इसके साथ ही साथ जब वो अपनी बात सामने रखने लगा लोगों के, तो कोई भी लोग उसको समझ नहीं पाए कि वो क्या कहना चाह रहा है और क्या उसके इंटेंशन है। इंटेंशन यानी कि बच्चों क्या उसके इरादे हैं। As his accent was beyond their comprehension. उसके पीछे का कारण ये है कि लोगों को एक तो उसका बोलने का एक्सेंट समझ नहीं आया, जिस एक्सेंट से वो बात कर रहा था, और दूसरा लोगों को कॉन्टेक्स्ट ही समझ नहीं आया कि वो आखिर किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हु वॉज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो। यानी कि जो इंग्लिश विजिटर आया था स्टूडियो में वो आखिर कौन था। ये बात लास्ट में पता चल गई थी, ऑथर को पता चल जाती है बात, भले ही जेमिनी स्टूडियोज के बाकी लोगों को पता ना चल पाए, लेकिन ऑथर इस बात को जान लेते हैं, ठीक है। और वो कैसे जानते हैं बच्चों, जब वो एक लाइब्रेरी में होते हैं, जो पुराने न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं, वहां पे वो स्टीफन स्पेंडर का जब नाम देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि स्टीफन स्पेंडर आखिर कौन है। तो जान लेते हैं स्टीफन स्पेंडर आखिर कौन था। द इंग्लिश विजिटर टू द जेमिनी स्टूडियो वाज स्टीफन स्पेंडर। उसका नाम था स्टीफन स्पेंडर। शुरुआत में तो उनको बच्चों उसका नाम ही नहीं पता था कि इस इंसान का नाम क्या है, और वो गेस लगा रहे होते हैं कि शायद इसका नाम ये होगा, ये होगा। ही वाज द एडिटर ऑफ द इनकाउंटर, अ ब्रिटिश पीरियोडिकल। वो द इनकाउंटर के एडिटर थे, एक फेमस इंग्लिश पोएट थे, यानी कि अंग्रेजी भाषा के कवि थे। एसेइस्ट थे, एसेइस्ट यानी कि जो बच्चों निबंध लिखते हैं। नोवेलिस्ट यानी कि उपन्यासकार, जो नोवेल्स लिखते हैं बच्चों, उपन्यास लिखते हैं। और बहुत ही फेमस थे 20th सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी के एक बहुत फेमस पोएट, एसेइस्ट और नोवेलिस्ट वो थे, ठीक है बच्चों। क्लियर है, इसको नोट करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियोज वाज। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया बच्चों कि बाकी सब नहीं पता लगा पाए, लेकिन ऑथर को कैसे पता चला कि जो इंग्लिश विजिटर था वो कौन था। तो ऑथर को भी कैसे पता चलता है, बिफोर इन्वेस्टिंग मनी इन पार्टिसिपेटिंग इन अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय एन इंग्लिश पीरियोडिकल द एनकाउंटर। जो द एनकाउंटर होती है इंग्लिश पीरियोडिकल जो थी बच्चों, वो क्या करती है, वो एक शॉर्ट स्टोरी का कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है कि सब लोग आएंगे, वहां पे एक फीस होती है, वो फीस सबमिट करेंगे और वहां पे क्या करेंगे बच्चों, शॉर्ट स्टोरीज लिखेंगे, और जो जिसकी स्टोरी सबसे बेस्ट होगी उसको क्या मिलेगा, प्राइज रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा। तो उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले जो हमारे ऑथर है वो थोड़ा सा क्या करना चाह रहे थे, रिसर्च करना चाह रहे थे, थोड़ी सी ट्रेनिंग करना चाह रहे थे, पढ़ना चाह रहे थे उस बारे में। तो क्या करते हैं, द ऑथर डिड अ रिसर्च, रिसर्च करने के लिए उस मैगजीन पर, किस मैगजीन में किस तरह की स्टोरीज वगैरह, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह डलते हैं, तो वो उस चीज को जानने के लिए वो कहाँ जाते हैं बच्चों, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में जाते हैं। ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जो है बच्चों
ब्रिटेन की, ब्रिटिशर्स की बहुत फेमस लाइब्रेरीज हैं। इवन आज की डेट में भी आपको ये ब्रिटिश काउंसिल की जो लाइब्रेरीज हैं ये देखने के लिए मिल सकती हैं। और इसी तरह से जैसे ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी बच्चों, उसी तरह से अमेरिकन काउंसिल की भी लाइब्रेरीज होती है। ठीक है, अगर जैसे आप बड़े बड़े सिटीज में जाएंगे, दिल्ली, मुंबई वगैरह, वहाँ पे ब्रिटिश काउंसिल और अमेरिकन काउंसिल की लाइब्रेरीज रहती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे इनका इंग्लिश स्पोकन कोर्स या फिर आप कह सकते हैं इंग्लिश ट्रेनिंग कोर्स भी यहाँ पे चलता रहता है। और जब वो उस लाइब्रेरी में जाते हैं, while going through an issue of that periodical, उस periodical के किसी इशू के बारे में वो पढ़ रहे होते थे, he discovered that its editor was Stephen Spender। तब उन्हें पता चलता है कि जो ये मैगजीन है या फिर कह सकते हैं आप ये जो पीरियोडिकल है द एनकाउंटर, इसके आखिरकार जो एडिटर है उनका नाम है स्टीफन स्पेंडर। और ये स्टीफन स्पेंडर और कोई नहीं बच्चों, वही थे जो एक बार जेमिनी स्टूडियोज में विजिट करते हैं, वही ब्रिटिश मैन थे ये, द पोएट दैट हैड वंस विजिट द स्टूडियो। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द गॉड दैट हैड फेल्ड रेफर टू? आपने देखा होगा बच्चों, एक शीर्षक आपको देखने को मिलता है अपने स्टोरी में, द गॉड दैट फेल्ड लिखा हुआ था। अब आपको ये बताना है कि किस चीज को रेफर करता है, इसका आशय क्या है। द गॉड दैट फेल्ड वाज अ कंपाइलेशन ऑफ 6 एसेज। जो द गॉड दैट फेल्ड है वो क्या था बच्चों? एक कंपाइलेशन था। कंपाइलेशन का मतलब होता है एक तरह से ग्रुप, जिसमें कि क्या थे, 6 एसेज एक साथ लिखे गए थे। और उस 6 के 6 एसेज सब अलग अलग ऑथर्स ने लिखे हुए थे। उनके नाम है बच्चों 6 एमिनेंट राइटर्स थे। एमिनेंट राइटर्स यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध राइटर्स थे, बहुत ही मंझे हुए राइटर्स थे ये। ठीक है, उनका नाम था बच्चों एंड्रे गाइड, रिचार्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर क्वेस्लर, लुइस फिशर। ये उन राइटर्स के नाम है। और उन्हीं में से एक और नाम होता है बच्चों स्टीफन स्पेंडर का। ठीक है, याद आ गया आपको बच्चों? इन ईच ऑफ दीज एसेज द रिस्पेक्टिव राइटर्स, इन एसेज में राइटर्स ने आखिर क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था कि उनकी जर्नी कम्युनिज्म में कैसी रही, यानी कि वो भी कभी ना कभी समाजवाद का हिस्सा हुआ करते थे, इस आइडियोलॉजी को, इस विचारधारा को फॉलो करते थे। लेकिन वो वहां से कैसे, द इल्यूजन रिटर्न, वो वहां से कैसे वापस आए। उन्हें जब ये महसूस हुआ लाइफ में किसी पॉइंट में कि जो समाजवाद है वो सही नहीं है, वो दूसरी विचारधाराओं से इंप्रेस हुए और उन्होंने वहां से वापस आना ठीक समझा। तो उन चीजों के बारे में उन्होंने अपना उस बारे में लिखा हुआ था। तब जाके बच्चों ऑथर को समझ आता है कि क्यों इस इंग्लिशमैन राइटर को जेमिनी स्टूडियोज में बुलाया गया था। वो जो सारे डॉट से उनको कनेक्ट कर पाता है, क्योंकि जेमिनी स्टूडियोज के लोग, यहाँ तक कि वहाँ के बॉस एस एस वासन, वो भी कम्युनिज्म के खिलाफ थे। तो जो व्यक्ति कम्युनिज्म छोड़ करके वापस आया था, तो उनके लिए क्या था, एक तरीके से आइडियल था। इसी वजह से उन्होंने स्टीफन स्पेंडर को वहां पे बुलाया था, ताकि वो जाके कुछ स्पीच वगैरह या कह सकते हैं गाइड लोगों को कर सके। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो नोट करो फटाफट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम पॉइंट्स इन द टेक्स्ट। ठीक है, आपको एक ग्रुप बना देना है, 2-3 बच्चों का एक ग्रुप बनाइए और आपको इन पॉइंट्स को आपस में डिस्कस करना है। पहला पॉइंट आपके सामने आता है बच्चों, जो फिल्म प्रोडक्शन टुडे हैज कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम द अर्ली डेज ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज। जो फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म बनाने का जो तरीका है, जिस तरह से फिल्म को अब पेश किया जाता है, वो किस तरह से अलग है जैसा कि जेमिनी स्टूडियोज के टाइम हुआ करता था। जेमिनी स्टूडियोज आपको पता है बच्चों 1950s की बात है, 1950s में और अब टू 21st सेंचुरी कह सकते हैं या फिर 2026 में, आज की डेट में किस तरह से फिल्म प्रोडक्शन बिल्कुल अलग हो गई है पुराने वक्त के मुताबिक। तो कंपैरिजन कर लेते हैं। फिल्म प्रोडक्शन इज मोर टेक्निकल नाउअडेज। अब क्या हो गया बच्चों, फिल्म प्रोडक्शन बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गई। हर चीज, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है हर हर लेवल पे। जैसे कि आप चाहे कुछ भी ले लीजिए, कैमरास ले लीजिए, एडिटिंग ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, सारी चीजें, म्यूजिक हो गया हमारा, सब कुछ बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि बहुत चीजें अब टेक्निकल हो चुकी हैं। वाइल अर्लियर, जबकि पहले क्या हुआ करता था, सब कुछ एक्टर्स और एक्टर्स की एक्टिंग पे ही डिपेंड करता था, उनके इमोशंस पे डिपेंड करता था। अगर सिंगर्स की बात करें तो उनकी आवाज पे डिपेंड करता था। लेकिन आज की डेट में क्या है बच्चों, एक्टर्स को क्या कर लिया जाता है, एडिटिंग वगैरह के थ्रू उनकी जो फिजिक है उसको बहुत अच्छा दिखाया जा सकता है। उनको उनके जो कलर है, उनको कलर को भी चेंज किया जा सकता है।
और साथ ही साथ उनकी एक्टिंग को भी क्या करा जा सकता है बच्चों, पॉलिश किया जा सकता है। और बात करें अगर सिंगर्स की, तो उनकी आवाज आपको पता ही ऑटो ट्यून करके किस तरह से बेटर बना दी जाती है। तो ये सारी चीजें अब बहुत हो चुकी हैं, बहुत एडवांस हो चुकी हैं। लेकिन पुराने पुराने टाइम में ऐसा नहीं था, सब कुछ डिपेंड करता था एक्टर्स पे, सिंगर्स पे, उनकी जो रियल क्वालिटी है उसी पे ही चीजें डिपेंड किया करती थी। While earlier only 5% of the shooting was done outdoors, nowadays outdoor shooting is no more limited to such a नेग्लिजिबल परसेंट। हाँ, एक और डिफरेंस ये भी था बच्चों कि पहले आपको आउटडोर शूट देखने को बहुत कम मिलते थे, ठीक है, क्योंकि बजट भी उस हिसाब से उतना ज्यादा नहीं हुआ करता था मूवीज का, ठीक है। बहुत कम बजट में मूवीज बन जाया करती थी। लेकिन आज की डेट में मूवीज का बजट बहुत ज्यादा होता है बच्चों, आपने देखा ही होगा 100 करोड़ से ऊपर ही मोस्टली मूवीज का बजट जाता है। बहुत ही कम होती है जो लो बजट की मूवीज रहती है। और बजट कम था इसलिए वो आउटडोर शूटिंग नहीं किया करते थे, बाहर नहीं जाया करते थे, घर किसी तरह के सेट बना के ही सेट में ही सारी चीजें परफॉर्म किया करते थे, आर्टिफिशियल सेट को क्रिएट करते थे। लेकिन आज की डेट में क्या है बच्चों, कोई भी चीज आर्टिफिशियल लोगों को पसंद नहीं है। वो क्या करते हैं, वो रियल प्लेस पे जाके ही शूट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो ऑडियंस है उनको हम ज्यादा से ज्यादा रियल एक्सपीरियंस दे सके। इवन अगर वो आर्टिफिशियल करते भी हैं, तो आर्टिफिशियल करने का तरीका जो ग्रीन स्क्रीन वगैरह वो लगाते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं बच्चों, उसमें भी बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता है। तो सेट्स में भी शूट होते हैं, लेकिन वहां पे फिर दूसरी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। लेकिन पहले ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, बाहर जाने के लिए भी उतना ज्यादा बजट नहीं होता था। तो एटलीस्ट यहाँ पे बोला गया है कि सिर्फ 5%, जैसे मूवी है, मूवी का जो सिर्फ और सिर्फ 5% होता था ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन होता था, वही आउटडोर्स का होता था। बाकी 95% किसमें होता था, सेट्स में, इंडोर्स ही शूट हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में इंडोर शूट्स बहुत कम रहते हैं, मोस्टली आउटडोर शूट्स ही रहा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक और बड़ा डिफरेंस है। The cameras and other equipments are more advanced, allowing for more varied and accurate presentation. वही बात हो गई बच्चों जो मैंने अभी पहले एक्सप्लेन करी कि जो कैमरास है, खासकर कैमरास और दूसरे इक्विपमेंट्स भी, यानी कि जो टूल्स यूज होते हैं, वो सब क्या हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। और वो क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन को, मूवी की जो प्रेजेंटेशन है उसको और बेहतर बना देते हैं। द क्वालिटी ऑफ मेकअप हैज इम्प्रूव मैनीफोल्ड। और जो अगर बात करें बच्चों मेकअप का, तो मेकअप का जो क्वालिटी है वो भी बहुत इम्प्रूव हो चुका है। आप देख जानते ही हैं और देखा ही है आपने कि पुरानी मूवीज में किस तरह से ओवर मेकअप किया रहता था एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को, जो आज की डेट में क्या हो गया, बहुत मिनिमाइज हो चुका है। जो मेकअप है वो बहुत कम रहता है। पहले क्या होता था कि अ, अच्छे खासे दिखते एक्टर्स और एक्ट्रेस को मेकअप लगा के बदसूरत बना देते थे, और आज की डेट में जब तक मेकअप ना लगाया जाए तो एक्टर्स को सुंदर नहीं बनाया जा सकता। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है, ठीक है बच्चों। और साथ ही साथ जो मेकअप की क्वालिटी है वो भी चेंज हुई है। जैसे पैनकेक वगैरह जो पुराने मेकअप से उनका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था, आज की क्वालिटीज इंप्रूव हो चुकी है। द पीपल इन्वॉल्व इन वेरियस डिपार्टमेंट्स आर एक्सपर्ट्स इन देयर स्पेशलाइज्ड वर्क। आज की डेट में सबके सब अपने काम में क्या है, एक्सपर्ट्स हैं। चाहे वो डायरेक्शन की बात हो, प्रोड्यूसर की बात हो, स्क्रिप्ट राइटर्स हो, लिरिसिस्ट हो। पहले तो ऐसा होता था बच्चों, कई बार प्रोड्यूसर ही डायरेक्ट भी कर देता था मूवी, ठीक है, एक्टर ही सॉन्ग भी वो कर देता था, गाने भी गा लेता था। तो इस तरह से चीजें चलती थी। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड वर्क होता है। द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द फिल्म इज मोर स्ट्राइकिंग एंड लिवली। और ओवरऑल क्वालिटी ही इंप्रूव हो रही है मूवीज की, फिल्म्स की, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, पोएट्री और फिल्म्स में क्या डिफरेंस हो गया है। ठीक है, कि पहले बहुत ज्यादा पोएट्री यूज होती थी हमारी फिल्मों में, लेकिन अब पोएट्री, कविताएं, कविताओं का जो रोल है वो खत्म होता चला जा रहा है। लोग कविताओं से ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं एक बार। इन इंडिया पोएट्री एंड फिल्म्स आर इंट्रिकेटली लिंक्ड। इंडिया में हमेशा से ही जो कविताएं हैं वो फिल्मों से जुड़ी रही हैं। द पीपल एट जेमिनी स्टूडियोज ऑल क्लेम टू हैव द टैलेंट्स ऑफ पोएट। आपने देखा ही था कि जेमिनी स्टूडियोज में हर व्यक्ति, हर कैरेक्टर अपने आप को क्या बताता था, एक अच्छा पोएट और कवि बताता था। क्योंकि सब लोग उस वक्त क्या कर रहे थे, कविता को, कवियों और कविताओं को क्या मानते थे, तवज्जो दिया करते थे, वैल्यू दिया करते थे, और खुद भी उस चीज को सीखने की कोशिश करते थे। तो सब अपने आप को मानते थे कि हम भी एक टैलेंटेड पोएट हैं। द मेन रीजन बिहाइंड इट वाज देयर मोनोटोनस एंड लेजरली लाइफ एट द स्टूडियोज। इसका मुख्य कारण ये था कि स्टूडियोज में बहुत ज्यादा उस वक्त काम नहीं हुआ करता था। उनको एक लेजरफुल लाइफ थी, कंफर्टेबल लाइफ थी। तो जब फ्री मूवमेंट होता था, जब फ्री वक्त होता था उनके पास, तो सब लोग क्या करते थे, कविताएं लिखने में अपना हाथ आजमा लिया करते थे। हाउएवर दीज पीपल वर नॉट नॉलेजेबल और एजुकेटेड इनफ टू बी पोएट्स। जबकि ये लोग इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे और इतने ज्यादा इनको नॉलेज भी नहीं था कि ये खुद को क्या कह सके, पोएट कह सके। क्योंकि पोएट क्या होता है बच्चों, पोएट वही बन सकता है जिसे साहित्य का बहुत अच्छा ज्ञान हो और भाषा पे जिसकी बहुत अच्छी पकड़ हो। ठीक है,
Unlike poetry, films can be enjoyed by people with little resources. जैसे अगर हम पोएट्री की बात करें, क्यों लोगों का ध्यान अब या फिर आप कह सकते हैं लोग पोएट्री को नहीं एंजॉय कर रहे हैं बल्कि फिल्मों को ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म एंजॉय करना इजी होता है, ठीक है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है, आराम से बैठ के एंटरटेन होना है। जबकि पोएट्री को का लुत्फ उठाने के लिए, आनंद उठाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए और बहुत सारी चीजें आपको आनी चाहिए, तभी आप उस पोएट्री को समझ सकते हैं। नहीं तो आम आदमी को तो पोएट्री समझ भी नहीं आती है, ठीक है, आपने देखा ही होगा, बहुत सी पोएम्स ऐसी होती हैं जो आपके सर के ऊपर से ही निकल जाती हैं। That's why students, a lot of people are in nowadays are attracted towards movies instead of poetry. अगला आ जाता है स्टूडेंट्स ह्यूमर एंड क्रिटिसिज्म। कि पुराने वक्त में ह्यूमर यानी कि जो हंसी मजाक मूवीज में रहता था, क्रिटिसिज्म यानी कि कटाक्ष जो किया जाता था किसी पे भी चाहे क्यों किया जाए, वो कैसे अलग था और आज की डेट में वो किस तरह से अलग है। द स्टोरी इज इंटरस्पर्स्ड विद इंस्टांसेस डिप्ड इन सटल ह्यूमर। हमें बताया गया है कि जो स्टोरी है उसमें किस तरह से हमें सटल ह्यूमर यानी कि छोटे छोटे से ह्यूमरस पॉइंट हमें बताए गए हैं। The humorous instances, however, make interesting and relevant moments on the behavior of general people. जो humorous instances होते हैं ये हमें क्या बताते हैं, एक तरह से हंसी मजाक के रूप में हमें बताते हैं किस किस तरह से जो जनरल पीपल होते हैं वो बिहेव करते हैं, और जेमिनी स्टूडियोज के लोग भी किस तरह से बिहेव किया करते थे, उसमें भी हमें ह्यूमरस ह्यूमर देखने को मिलता है। ह्यूमरस स्टोरी हैज मोर रीडर्स, अ ह्यूमरस फिल्म मोर व्यूअर्स। हमें इतना बताया गया कि ह्यूमरस कहानी जो होती है उसके रीडर्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि लोगों को हंसना सबको अच्छा लगता है, और इवन मूवीज देखना भी जो जिसमें हंसी आए सबको अच्छा लगता है, इसलिए उनके व्यूअर्स और रीडर्स ज्यादा होते हैं। दिस इज बिकॉज वो ज्यादा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर पाती हैं और ज्यादा देर के लिए वहां पे लोगों के दिमाग में टिकी रह सकती हैं। क्रिटिसिज्म बाय मीन्स ऑफ ह्यूमर इज मोर इफेक्टिव। अगर आप नॉर्मली किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो क्या होता है, वो चीज गलत कहलाती है, लेकिन अगर आप मजाक के वे में अगर किसी किसी चीज को क्रिटिसाइज करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, असरदार होती है। इसीलिए राइटर्स और फिल्म मेकर्स इस चीज को यूज किया करते थे। ये जो ह्यूमरस एलिमेंट है इस चीज को मूवी के रिव्यूज और व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ कई बार सरकास्टिक कमेंट करने के लिए भी यूज किया करते थे, पहले भी करते थे और अभी भी ये चीज यूज होती आ रही है। क्लियर है बच्चों? नोट करेंगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। Why was Koothamangalam Subbu considered number 2 in Gemini Studios? कि सुब्बू को जेमिनी स्टूडियोज में नंबर 2 की पोजीशन पे क्यों माना जाता था या क्यों लोग समझते थे, ठीक है। Koothamangalam Subbu is succeeded in securing the place closest to the boss by means of flattery। यानी कि कोठामंगलम सुब्बू अपनी जो जगह है वो बना देता है स्टूडियो में किसके बराबर, बॉस के बराबर, यानी कि बॉस के बाद सेकंड नंबर पे कौन होता है बच्चों, सुब्बू ही होता है। और वो ऐसा किस लिए कैसे कर पाता है, फ्लैटरी के थ्रू। फ्लैटरी का मतलब होता है बच्चों क्या करना, बॉस की चापलूसी करना। और किस तरह से वो करता था बच्चों, ही वॉज नॉट ब्रिलियंट, वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट या बहुत होशियार नहीं था, लेकिन एक चेयरफुल पर्सन था, मतलब हमेशा खुश रहता था और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करता था, और बहुत ज्यादा ईमानदार भी था बॉस के लिए, और हमेशा बॉस के सामने किसी ना किसी तरह के सोल्यूशंस को लेकर के आता रहता था। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं बच्चों। विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।